वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो वेलकम है आपका नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें मैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के बारे में पढ़ाने वाली हूँ, उसके कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको इसके जनरल के बारे में बताया था, इंट्रोडक्शन, कि क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और इन नोट्स के आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर में मैंने ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के बारे में आपको बता दिया था कि इसमें 4 कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। कॉम्प्लेक्स 1, 5th कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 1, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th। ठीक है, 5 कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। तो आज हम इन कॉम्प्लेक्स को डिटेल में पढ़ेंगे। और ये मैंने बताया था आपको, ट्रांसफ़र कैसे होता है, प्रोटॉन का फॉर्मेशन कैसे होता है, किस तरीके से एटीपी बनता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको लेक्चर्स में बताई हैं। इसके आगे के पार्ट में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के बारे में। ये क्या होता है? एल शेप का होता है, लार्ज मल्टी सब यूनिट कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, इसे NADP डिहाइड्रोजिनेज भी कहते हैं। देखिए, जहाँ जहाँ मैंने आपको पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज बताया है, तो वहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज का मतलब है कि इसमें कई सारे कॉम्प्लेक्स क्या हैं, एक साथ जुड़ के मल्टी सब यूनिट के कॉम्प्लेक्स हैं, जो एक साथ जुड़ के कई चीज़ों का फॉर्मेशन करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक मल्टी सब यूनिट कॉम्प्लेक्स है। इसमें FN, FES पाया जा रहा है, जो क्या कर रहे हैं, इसका ट्रांसफ़र करवाते हैं इलेक्ट्रॉन का। इसे कॉम्प्लेक्स फर्स्ट कहा जाता है और इसे पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, NADH बाइंडिंग साइट होती है और NADH रिडक्टेज एक्टिविटी भी होती है। इसमें NADH को बाइंड करने के लिए साइट होती है और इसको रेड्यूस करने की एक्टिविटी इसमें पाई जाती है। NADH किस में रेड्यूस हो जाता है? NAD+ में। इसमें क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ हाइड्राइड आयन, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। और ये ट्रांसफ़र किस तरह से होता है? NADH से FMN के पास जाएगा, FMN से FES के पास, उसके बाद Q यानी कि UB क्यूनोन के पास जाएगा, और फिर UB क्यूनोन H2 के पास जाएगा। इसमें क्या होता है, 4 पम्प्ड अक्रॉस इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा, ये रेड्यूस होगा जब NAD+ में। ठीक, तो ये FMN के पास जाएगा, FMN से ये FES, और FES से ये UB क्यूनोन के, जिसे Q भी कहा जाता है, UB क्यूनोन के पास जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, 4 प्रोटॉन क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक, यही बात उसमें बताई गई है। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स सेकंड में हम लोग जानेंगे, जिसे कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं। और ये भी क्या होते हैं, ये भी मल्टी सब यूनिट एंजाइम होते हैं, क्योंकि इसमें भी डिहाइड्रोजिनेज लगा है। तो ओनली माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम फॉर TCA साइकिल कन्वर्ट सक्सिनेट टू फ्यूमरेट। ये ऐसा एक मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम होता है जो क्या करता है, सक्सिनेट को फ्यूमरेट में कन्वर्ट करता है। किसके लिए? TCA साइकिल के लिए। जब मैंने आपको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल यानी कि सिट्रिक एसिड साइकिल बताया था, तो उस साइकिल में मैंने आपको पढ़ाया था, कि किस तरह से सक्सिनेट फ्यूमरेट में चेंज होता है, फ्यूमरेट मैलेट जो है आगे ऑक्सैलिक स्टेट में किस तरीके से, इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है। तो ये एक ऐसा कंपाउंड जो क्या करता है, सक्सिनेट को फ्यूमरेट में चेंज करता है। ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, हाँ, सक्सिनेट को फ्यूमरेट में चेंज करता है। और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र होता है, जो किसके पास जाता है, UB क्यूनोन के पास जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें दिया गया है ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट, जिसे कि मेलोनेट एज अ इनहिबिटर पाया जाता है। यहाँ पे इनहिबिट करता है इस प्रोसेस को। इनहिबिटर्स के बारे में मैंने आपको बताया था एंजाइम के लेक्चर्स में। आपको प्राची मैम ने भी बताया होगा कि इनहिबिटर्स क्या होते हैं, जो किसी प्रोसेस को इनहिबिट कर देते हैं, दबा देते हैं। ठीक, इसमें क्या पाई जाती है, FADH2 बाइंडिंग साइट पाई जाती है, जबकि NADH में क्या पाया जाता था, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में NADH बाइंडिंग साइट पाई जाती थी। और FAD रिडक्टेज एक्टिविटी पाई जाती है। FAD को क्या है, रिड्यूस करके, FADH2 को रिड्यूस करके FAD में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे FADH2 रिड्यूस होकर FAD बनाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कहाँ करता है, UB क्यूनोन के पास। और कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन का। ये डज नॉट पंप हाइड्रोजन ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन। इसका स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन ऐसा होता है जिसकी वजह से क्या करता है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं करता। जैसे देखिए, यहाँ प्रोटॉन का 4 ट्रांसफ़र इसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए प्रोटॉन का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन ऐसा पाया जाता है, ये क्या करता है, इनर मेम्ब्रेन से एकदम अटैच रहता है। तो ये क्या होता है, ट्रांसफ़र ही नहीं होने देता प्रोटॉन का, ये यहीं पे रह जाता है। ठीक, तो इस तरीके से इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं पाया जाता है। और इसमें FADH की एक्टिविटी पाई जाती है, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं डायग्राम में। ठीक है, यहाँ पे FADH पाया जाएगा। मैंने इसके पहले डायग्राम जो आपको दिखाया उसमें है, और ये FAD में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ इस डायग्राम में। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे सेकेंड मॉलिक्यूल में FADH2 और FAD+ में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक,
इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स थर्ड हम लोग देखेंगे जिसे साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। इसे साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो है साइटोक्रोम से पास होता है जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए ये साइटोक्रोम से पास होता है, ठीक, इसलिए इसे साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, ठीक। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट सेकंड ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन टू कॉम्प्लेक्स थर्ड वाया यूबिक्यूनोन। यूबिक्यूनोन के थ्रू क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और सेकंड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र किसके पास करते हैं, यूबिक्यूनोन के पास। विद इन कॉम्प्लेक्स थर्ड इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम कोएंजाइम क्यूबिक्यूनोन फॉलो टू पाथ, दो पाथ फॉलो करके ये कोएंजाइम को रिलीज करता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन मूवर थ्रू रिस्क एफी क्लस्टर्स एंड ये साइटोक्रोम C1 डायरेक्टली टू साइटोक्रोम C। एक फैक्टर पाया जाता है जिसे रिस्क एफी ES फैक्टर बोला जाता है, इसके थ्रू ये साइटोक्रोम को ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन, और दूसरा इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू टाइप साइटोक्रोम B566 या B1 फॉर एफिनिटी और BH फॉर हाई एफिनिटी। यहाँ H का मतलब हाई एफिनिटी है, L का मतलब लो एफिनिटी है, एंड रिड्यूस्ड ऑक्सीजन को एंजाइम में और 4 प्रोटॉन को ये पंप करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, ये आप देख सकते हैं यहाँ। ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र किसके पास करता है, साइटोक्रोम BH जो हाई इंटेंसिटी का है, और दूसरे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र साइटोक्रोम BL जो कि लो इंटेंसिटी का है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करते हैं, फिर ये यूबिक्यूनोन के थ्रू क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है, फिर इसका ट्रांसफ़र साइटोक्रोम C के थ्रू हो जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। थोड़ा सा इसमें आप देख सकते हैं साइटोक्रोम्स के बारे में बताया गया है कि ये 3 टाइप के होते हैं, B, C और A, ठीक। जो बी होता है 2 टाइप का होता है, लो एफिनिटी और हाई एफिनिटी। इसमें क्या होता है, बाउंड टाइटली बट नॉट कोवेलेंटली हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप। इसमें जो ये बाउंड होते हैं वो बहुत टाइटली बाउंड होते हैं, लेकिन इसमें नॉन कोवेलेंटली हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, बाउंड होता है। C1 से C के पास जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हीम ग्रुप बाउंड कोवेलेंटली थायो ईथर अटैच टू थ्रू सिस्टीन रेसिड्यू। इसमें क्या होता है, हीम ग्रुप बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड होता है, ठीक। यहाँ पे हीम ग्रुप नहीं बाउंड होता है कोवेलेंटली, और इसमें प्रेजेंट इन ऑल एरोबिक ऑर्गेनिज्म, सारे एरोबिक ऑर्गेनिज्म में ये पाए जाते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड बाइंड्स वाया इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन टू एसिडिक फॉस्फोलिपिड इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ये क्या करते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन पे इस तरीके से आप देख रहे हैं, पेरिफेरी का मतलब होता है किनारे पे, ठीक, किनारे पे जो चीज़ बाउंड हो। ये क्या हो रहा है, किनारे पे ही बाउंड होते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये सबसे किनारे पे पाए जाते हैं। इसके पहले डायग्राम में भी मैंने आपको दिखाया, किनारे पे पाए जाते हैं पेरीफेरी पे, और ये क्या करते हैं, इनर मेम्ब्रेन स्पेस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करवाने में हेल्प करते हैं। यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, ए है जो, ये नॉन कोवेलेंटली और टाइटली अटैच होता है, मतलब इसमें भी नॉन कोवेलेंट बॉन्ड नहीं पाया जाता है, हिमप्रोस्थेटिक ग्रुप ये भी अटैच नहीं होता। अब थोड़ा सा क्यू साइकिल, बार बार क्यू का नाम आ रहा है, क्यू साइकिल क्या होता है उसको जान लेते हैं थोड़ा सा। मैकेनिज्म ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ क्यू यानी कि यूबिक्विनोन इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोसेस्ड बाय पीटर माइचेल एंड टर्म्ड प्रोटॉन मोटिव क्यू साइकिल। इन्होंने इस साइकिल को किससे बताया था, पीटर माइचेल ने बताया था, और इन्होंने क्या नाम दिया था इसे, प्रोटॉन मोटिव क्यू साइकिल। Q are hydrophobic and uncharged, hence can migrate along hydrophobic core of membrane। देखिए ये क्या होता है, यहाँ पे लिपिड मेम्ब्रेन क्या होते हैं, ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, ठीक है। तो ये इनके अंदर क्या हो, हाइड्रोफोबिसिटी पाई जाती है, मतलब ये वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि हेल्प करते हैं हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल के ट्रांसफर में, जो क्यू साइकिल होती है। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ बड़े में दिखाई गई है। क्यू से OH2 के पास जाएगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, पी साइड है इसका, ठीक। एक इलेक्ट्रॉन FeS के पास जाएगा, साइटोक्रोम C1 के पास, फिर Bl के पास, BH के पास, और KH2 पुल आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन जाएगा FeS के पास, ये साइटोक्रोम C1 से निकल जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा QH2 को। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि ये मैट्रिक्स है या जिसे N फेस बोला जाता है, और ये अंदर की तरफ P साइड है जिसे इनर मेम्ब्रेन बोला जाता है, ठीक। दोनों साइड बताई गई है। फर्स्ट हाफ साइकिल के बारे में बताया गया, मतलब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, और सेकंड हाफ साइकिल यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 प्रोटॉन जो है, सॉरी, टोटल 4 प्रोटॉन जो यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो निकल रहा है टोटल 4 प्रोटॉन। ये क्यू साइकिल कैसे चल रही है, इसी को क्या है, जूम करके वहाँ आगे की तरफ दिखाया गया है, ठीक। तो होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि क्यू साइकिल क्या होता है। ये यहाँ पे देखिए नेट इसका रिएक्शन बताया है, QH2 + Q साइड C1, तो ये Q - Q2 प्रोटॉन साइड C1 रिड्यूस होता है। यहाँ पे इसको बताया गया टोटल रिएक्शन करके, यहाँ पे बताया गया है कि Q निकलेगा, 2 साइड C1 और 4 प्रोटॉन क्या होंगे, रिलीज होंगे।
अब हम लोग फोर्थ कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे जिसे साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज बोला जाता है। इसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ साइट C1 टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या होगा, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट होगा। पहले मैं आपको थियरी समझा देती हूँ, फिर डायग्राम में दिखाती हूँ। फिर दो कॉपर सेंटर पाए जाते हैं इसमें, CuA कॉपर A और कॉपर B। यहाँ से कोऑर्डिनेटेड तीन हिस्टिडीन रेजिड्यू, HIS का मतलब होता है हिस्टिडीन। मैंने जब अमीनो एसिड आपको पढ़ाया तो 3 कोड लेटर पढ़ाया था, तो हिस्टिडीन रेजिड्यू और दो कॉपर आयन लिंक्ड होते हैं बाइंडिंग सिस्टीन रेजिड्यू से। ठीक, अब यहाँ से इनका क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो साइटोक्रोम C से CuA, साइटोक्रोम A, फिर कॉपर B, फिर साइटोक्रोम A3 और ऑक्सीजन को चला जाएगा। यहाँ पे साइटोक्रोम C ट्रांसपोर्ट करता है 1 इलेक्ट्रॉन का एट अ टाइम टू ऑक्सीजन, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक टाइम पे ये करता है। ठीक, और 2 इलेक्ट्रॉन को पंप करता है, एक इलेक्ट्रॉन एक बार में, दूसरा इलेक्ट्रॉन एक बार में। तो ये क्या करते हैं, 2 प्रोटॉन को पंप करते हैं। आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में, ये आप देख सकते हैं डायग्राम में, यहाँ पे इधर वाले डायग्राम में। तो यहाँ पे देखिए CuA के पास जाएगा, साइटोक्रोम A के पास जाएगा, साइटोक्रोम A से साइटोक्रोम A3 के पास हाफ O2 सबसे पहले, फिर ये 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन फाइनल एक्सेप्टर होता है और ये H2O रिलीज हो जाता है। इस तरीके से ये साइकिल चलती है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स फिफ्थ के बारे में, यह जिसे क्या कहा जाता है, ATP सिंथेस भी कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स फिफ्थ या ATP सिंथेस। उसके पहले हम लोग थोड़ा सा कीमियोस्मोटिक थियरी के बारे में पढ़ेंगे। कीमियोस्मोटिक थियरी क्या होती है, दिस थियरी डिस्क्राइब मैकेनिज्म बाय विच एनर्जी रिलीज फ्रॉम रेस्पिरेशन यूज्ड टू ड्राइव सिंथेसिस ऑफ ATP। कीमियोस्मोटिक थियरी क्या होती है, हमारे ATP सिंथेस जो होता है उसको बताती है कि कैसे यहाँ से जो है ATP मॉलिक्यूल रिलीज होता है। अभी तक आपने पढ़ा 4 प्रोटॉन निकल रहा है, 4 प्रोटॉन निकल रहा है और 2 प्रोटॉन निकल रहा है। यहाँ पे ये नहीं बताया जा रहा कि ATP मॉलिक्यूल कैसे निकल रहा है। तो जो केमियोस्मोटिक थियरी है वो ये बताती है कि ATP कैसे निकलता है, और इसको डिस्क्राइब किया था पीटर मिचेल ने। ठीक, ये मॉडल प्रपोजेज एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ड्राइव एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम विच पंप हाइड्रोजन प्रोटॉन आउट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू इनर मेम्ब्रेन स्पेस। इस मॉडल में क्या होता है कि ये बताया जाता है किस तरीके से इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से, मैट्रिक्स से जो है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन स्पेस में किस तरीके से प्रोटॉन का ट्रांसफ़र होता है। ठीक, प्रोटॉन का दिस एक्शन जनरेट इलेक्ट्रॉन केमिकल ग्रेडियंट और हाइड्रोजन विथ लोअर pH आउटसाइड ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट को जनरेट करते हैं जो H+ को क्या करता है, बाहर की तरफ निकालता है, किस पे, लोअर pH पाया जाता है जहाँ पे, ठीक, आउटसाइड में। हाइड्रोजन आयन ऑन आउटसाइड हैव थर्मोडायनेमिक टेंडेंसी टू फ्लो बैक इनटू मैट्रिक्स और इक्वलाइज pH। इसके पास ये भी प्रॉपर्टी पाई जाती है कि ये थर्मोडायनेमिक टेंडेंसी इसके पास पाई जाती है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, ये pH को इक्वलाइज करते हैं। ठीक, when hydrogen flow back into matrix energy is dissipated, some of it being used to drive synthesis of ATP। जब ये बैक फ्लो होता है अंदर की तरफ तो इसकी वजह से क्या होता है, ATP का जनरेशन होता है। इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव कौन किए थे, एंड्रे जैगिन और अर्नेस्ट वाइब ने, किसमें, 1966 में। ठीक, ये 2 साइंटिस्ट ने। तो अब हम लोग कॉम्प्लेक्स फिफ्थ के बारे में पढ़ेंगे जिसे ATP सिंथेस या F0 F1 कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। F0 का मतलब F0, F1 कॉम्प्लेक्स इसको बोला जाता है। ठीक, इसे F0 या F1 कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है और ATP सिंथेस भी बोला जाता है, या कॉम्प्लेक्स फिफ्थ भी आप बोल सकते हैं, 3 नामों से जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक स्ट्रक्चर इसका देख लीजिए, ये देख सकते हैं आप, ये इसका F1 डोमेन है, डेल्टा अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा बीटा, और ये इसका क्या है, F0 डोमेन है। ठीक, ये मैट्रिक्स में पाया जाता है और ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। ये स्ट्रक्चरल है और ये रोटर, ये घूमता रहता है। पता है आपको ये क्या होता रहता है, ये इस तरह से स्टेबल ऐसे रहेगा और इसके सराउंड में ये इस तरीके से ऐसे 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 घूमता रहेगा, इसलिए इसको रोटर कहा जा रहा है। और इसको स्ट्रक्चरल यानी कि ये इसी तरह पड़ा रहता है। तो सबसे पहले हम लोग F1 F0 डोमेन के बारे में जानेंगे। ये क्या होता है, इम्बेडेड होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन कहते हैं। ये फॉर्म करता है प्रोटॉन चैनल अक्रॉस मेम्ब्रेन में, प्रोटॉन चैनल बनाता है इस तरीके से H+H+ का। इंडिपेंडेंट एक्टिविटी होती है इसकी, F1 से एक्टिविटी इंडिपेंडेंट होती है, मतलब ये F1 ऐसे पड़ा रहेगा और ये ऊपर की तरह इस तरीके से रोटेट होता रहेगा। ठीक, जैसे वो बच्चे कुछ हाथ में लेके चक्री चलाते हैं, इस तरीके से पाई जाती है। तो ये नीचे वाला ऐसे स्टेबल रहेगा और ये ऊपर की तरफ ऐसे घूमता रहेगा। ठीक, ये 13 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसमें अल्फ़ा बीटा 2 और C9 to 12 सब यूनिट पाई जाती हैं। ठीक, सी सब यूनिट कंसिस्ट होती है 2 अल्फ़ा हेलिक्स से, दैट स्पैन द मेम्ब्रेन, जो इस मेम्ब्रेन को बढ़ाने का काम करते हैं। एक एस्पार्टिक एसिड रेसिड्यू पाया जाता है सेकेंड हेलिक्स में, जिसका जो सेंटर ऑफ मेम्ब्रेन में पाया जाता है। ठीक,
नेक्स्ट हम लोग F1 डोमेन के बारे में जानेंगे। ये पेरिफेरल डोमेन होता है। ये कहाँ पाया जाता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में किनारे की तरफ, मतलब किनारे की जब मेम्ब्रेन पे पाया जाएगा तो उसे पेरिफेरल कहा जाता है। कोई भी चीज़ जब एकदम मेम्ब्रेन पे पाई जाएगी, किनारे पाई जाएगी, तो उसे पेरिफेरल कहा जाता है। ठीक। और ये 9 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, 3 अल्फा, 3 बीटा, 1 अल्फा, 1 डेल्टा और 1 एप्सिलॉन। ठीक, इन यूनिट से मिलकर बना होता है। ये एडीपी का फॉस्फोराइलेशन एक्टिविटी को परफॉर्म करता है F0 पे। ठीक। और इसमें गामा सब यूनिट एक्सटेंड थ्रू F1 एंड इंटरेक्ट विथ F0। इसमें गामा सब यूनिट क्या होती है? F0 से इंटरेक्ट करती है। ठीक, ये इसका इंटरेक्शन पाया जाता है, जबकि F1 जो था वो एकदम फ्रीली मूव करता था। ठीक, और सॉरी F0 फ्रीली मूव करता था। इसमें गामा और एप्सिलॉन जो है C9 to 12 रिंग कॉम्प्लेक्स में को रोटर बोला जाता है, और इसको क्या बोला जाता है? स्टेशनरी यूनिट बोला जाता है। ये एटीपी सिंथेसिस करता है। बीटा यूनिट से साइट ऑफ एटीपी सिंथेसिस होता है। ठीक, ये देख सकते हैं आप, मैंने और चीज़ें आपको समझाई इसमें। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या होता है। F1 ईजिली डिसोसिएट फ्रॉम F0। F1 क्या होता है? ईजिली डिसोसिएट हो जाता है F0 से। ये देख सकते हैं, ये F0 इस पे पाया जा रहा है, ये F1 पाया जा रहा है, और ये F0, ये देख सकते हैं F0 ईजिली डिसोसिएट हो गया। और हाइड्रोलाइज एटीपी ऑफ कॉल्ड F1 एटीपेज, ये क्या करता है? एटीपी की सिंथेसिस करता है, जिसे F1 एटीपेज कहा जाता है। एटीपी की सिंथेसिस करता है, और ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट, तो आप कह सकते हैं जो F0 होता है वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करता है, और जो F1 होता है वो एटीपी की सिंथेसिस करता है। ठीक। नेक्स्ट इसमें देखिए एटीपी की सिंथेसिस के बारे में बताया गया है कि बाइंडिंग चेंज मैकेनिज्म वर्ल्डली एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ सिंथेसिस। सिंथेसिस में फ्लिप फ्लॉप मैकेनिज्म एक होता है, जिसमें क्या होता है? एक स्ट्रक्चर घूमता रहता है, जिसकी वजह से एटीपी का फॉर्मेशन होता है। प्रोटॉन ट्रांसलोकेशन थ्रू F0 पावर्स द रोटेशन ऑफ सब यूनिट ऑफ F1 कंपोनेंट लीडिंग टू चेंज इन कन्फर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग साइट इन F1 बीटा सब यूनिट। ठीक, ये देखिए 3 बीटा सब यूनिट अल्टरनेट बिटवीन 3 कन्फर्मेशन साइट। इसमें देखिए अभी मैं आपको समझाऊंगी, जो ऊपर मैंने पढ़ा है, 3 कन्फर्मेशन साइट इसमें पाई जाती है। एक ओपन साइट स्टेट, इसमें क्या होता है? बाइंड होता है एटीपी, एडीपी और पीआई, बहुत वीकली बाइंड होता है। दूसरा लूज साइट पाया जाता है एल साइट, जिसमें एटीपी और पीआई वेरी लूजली बाइंड होता है। दूसरा टाइट साइट पाया जाता है, जिसमें एडीपी और पीआई क्या होते हैं? बहुत टाइट बाइंड होते हैं और एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर एक पाया जा रहा है, ओपन लूज टाइट। ठीक, और एडीपी प्लस पीआई एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, तो किस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं ये आप देख सकते हैं। ये एक स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, ये 120 डिग्री रोटेट हो जाएगा। ठीक, काउंटर क्लॉकवाइज, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, जो ये क्लॉकवाइज मैनर में चल रहा है, इसके एंटी में इस तरीके से क्या होगा? 120 में घूम जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। जो एल था वो घूम के इस तरफ आ गया। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे क्या होगा? टाइट साइड से एडीपी और पीआई बाइंड करके एटीपी को क्या करेंगे? ओपन साइड से रिलीज करवाएंगे। हाँ, एटीपी को रिलीज करवाएंगे। फिर क्या होगा? ये रोटेट कर जाएगा फिर से, और यहाँ पे देख सकते हैं आप एटीपी ओपन साइड से बाइंड करके यहाँ पे रिलीज करवाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए इस तरीके से रोटेट हो जाएगा, ये साइड रोटेट हो रही है और यहाँ पे एटीपी को रिलीज करवा रहा है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि बाइंडिंग चेंज मैकेनिज्म ऑफ एटीपी सिंथेसिस फ्रॉम एटीपी टू पीआई बाई F1 F0 कॉम्प्लेक्स। ठीक, F0 F1 कॉम्प्लेक्स के थ्रू। ठीक, रोटेशन ऑफ गामा सब यूनिट टू फिक्स्ड अल्फा 3 एंड बीटा 3 अकर्स इन डिस्क्रीट स्टेप एंड कन्फर्मेशन ईच सब यूनिट चेंज इनटू ओ से एल में, एल से टी में, टी से फिर ओ में। और जब भी ओपन साइड पे आएगा तो ये क्या करेगा? एटीपी को रिलीज़ करेगा। जब भी ओपन साइट पे ये आएगा तो एटीपी को रिलीज़ करेगा। जहाँ भी देखिए आप ओपन साइट है तो एटीपी को रिलीज़ करा। ठीक, नेक्स्ट इसमें देखिए बताया गया एक नोट है कि 1 एटीपी सिंथेसिस इन माइटोकॉन्ड्रिया रिक्वायर ग्रेडियंट 4 प्रोटॉन। एक एटीपी को बनने के लिए कितने प्रोटॉन चाहिए? 4 प्रोटॉन चाहिए। 3 प्रोटॉन कॉजेज रोटेशन ऑफ एटीपी सिंथेस एंड 1 प्रोटॉन यूज फॉर पीआई ट्रांसपोर्टेशन। क्यों 4 प्रोटॉन चाहिए? क्योंकि 3 प्रोटॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं? रोटेशन करवाते हैं। 3 प्रोटॉन मिलकर रोटेशन करवाते हैं। 3 साइड पाई जाती है इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से टी ओ और एच साइड, टाइट टी साइड। ठीक है, लूज एल ओ टी साइड पाई जाती है। इन तीनों को रोटेट करवाने के लिए 3 प्रोटॉन और 1 प्रोटॉन पीआई को रिलीज करवाने के लिए। तो होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे ये साइकिल चलती है, क्यों इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहा जाता है।
सारी चीज़ें मैंने शुरू से आपको बताई इसमें सबसे पहले लेक्चर में। तो सबसे पहले अब मैंने आपको बताया था क्यों इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट ये क्या करता है, एक सीरियल मैनर में करता है, एक उसमें मैनर में करके ये क्या करता है, एटीपी को रिलीज़ करवाता है, यहाँ से एटीपी को रिलीज़ करवाएगा। ठीक, नेक्स्ट इसमें मैंने आपको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का पूरा प्रोसेस बताया था। तो होप गाइस ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको समझ में आया होगा कि या आपको माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन दे एग्जाम में, या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन दे, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दे, आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पे यही पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, कैसे एटीपी हम लोग की बॉडी में जनरेट होता है, इसी के बारे में बताना है। तो होप गाइस आपको ये वीडियो समझ में आएगा। थैंक यू एवरीवन।